नमस्कार मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं यह सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र, भूगोल विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र एवं भारतीय अर्थव्यवस्था विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत दुनिया का दूसरे नंबर का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय भूगोल में और सामान्य अध्ययन में जनसंख्या से जुड़े हुए विषयों पर लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं और इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बने हुए हैं। तो आज जिस प्रश्न पर चर्चा करने हम जा रहे हैं यह प्रश्न हमारा जनांकीय लाभ से संबंधित है। इसे जनांकीय लाभ या जनांकीय लाभांश भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा आज का प्रश्न है वह यह है कि जनांकीय लाभ से आप क्या समझते हैं, भारत के संदर्भ में इसकी क्या उपयोगिता है, समझाइए। तो मित्रों, जनांकीय लाभ शब्द को समझने के लिए सबसे पहले हमें जिस शब्द को समझना पड़ेगा वो है कार्यशील जनसंख्या और निर्भर जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या क्या होती है और निर्भर जनसंख्या क्या होती है मित्रों? देखिए, जनसंख्या का वह वर्ग जो कार्य करने में सक्षम पाया जाता है, जो आर्थिक रूप से सक्षम है, जो अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है, उसे कार्यशील जनसंख्या के नाम से अर्थव्यवस्था में संबोधित किया जाता है। जबकि जनसंख्या का वह वर्ग जो अपनी ज़रूरतों के लिए कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित होता है उसे निर्भर जनसंख्या कहा जाता है। तो कार्यशील जनसंख्या वह जनसंख्या है जो अपनी ज़रूरतों को, अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करने में सक्षम है, और निर्भर जनसंख्या वह जनसंख्या है जो अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर है। तो यह जो कार्यशील जनसंख्या होती है इसे हम देख सकते हैं कि यह जो जनसंख्या है यह 15 वर्ष से लेकर के 64 वर्ष तक के जो आयु वर्ग के लोग हैं इनकी जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। यानी अर्थव्यवस्था में 15 साल की उम्र से 64 साल की उम्र तक के जो लोग हैं माना जाता है कि वह आर्थिक रूप से कार्य करने में सक्षम है, वह अपनी आर्थिक ज़रूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, और ऐसी जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। तो कार्यशील जनसंख्या क्या हो गई मित्रों? कार्यशील जनसंख्या हो गई 15 वर्ष से लेकर के 64 वर्ष तक की आयु की जनसंख्या। दूसरी जो शब्दावली हमने प्रयोग की है वो है निर्भर जनसंख्या। तो निर्भर जनसंख्या को अगर हम देखें तो इस जनसंख्या में हम दो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। एक तो 15 वर्ष से कम उम्र के लोग और दूसरे 64 साल से ऊपर की ओर। तो 15 वर्ष से कम उम्र के जो लोग हैं वो बच्चे हैं जो 0 से लेकर के 14 वर्ष आयु वर्ग के हैं, और 64 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं वो वृद्ध हैं जो 65 वर्ष या इससे अधिक के हैं। तो मित्रों, जो 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या है वह निर्भर जनसंख्या है जिसे युवा निर्भर जनसंख्या कहते हैं, और 64 वर्ष से ऊपर वाली जो जनसंख्या है उसे वृद्ध निर्भर जनसंख्या कहते हैं। तो जो निर्भरता अनुपात है इसे समझना बहुत ज़रूरी है। निर्भरता अनुपात का मतलब हुआ कि युवा जनसंख्या और वृद्ध जनसंख्या के बीच का अनुपात, ठीक है। और यह अनुपात जितना कम होता जाएगा इसका यह सीधा सीधा मतलब है कि हमारे वहाँ युवा जनसंख्या बढ़ रही है और वृद्ध जनसंख्या तुलनात्मक रूप से घट रही है। तो जहाँ हम जनांकीय लाभांश की बात करते हैं मित्रों, तो हम देखते हैं कि भारत देश में जो युवा वर्ग की जनसंख्या है वह लगातार बढ़ रही है। कुल जनसंख्या में अगर हम देखें तो कुल जनसंख्या में जो युवा जनसंख्या है वह बढ़ रही है, और जो वृद्ध जनसंख्या है वह तुलनात्मक रूप से बढ़ नहीं रही है बल्कि कम हो रही है, ठीक। दूसरी चीज़, जो निर्भर जनसंख्या है 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग की, तो युवा निर्भरता जनसंख्या एक समय तक बढ़ी है 1970 तक, लेकिन उसके बाद घटती चली गई है। तो अगर हम इसको चित्र के माध्यम से समझें तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये हमारी जनसंख्या है
जो निर्भर जनसंख्या है, और ये जो जनसंख्या है ये कार्यशील जनसंख्या है मित्रों। अब आप देखिए, अगर कार्य करने वाले लोग ज़्यादा हैं और निर्भर लोग कम हैं, तो इससे क्या लाभ होगा? इससे ये लाभ होगा कि देश में कार्य करने वाले लोग ज़्यादा हैं तो आर्थिक रूप से उत्पादन ज़्यादा होगा, जबकि ना काम करने वाले लोग, निर्भर लोग कम हैं। इससे ये होगा कि निर्भर लोगों की संख्या कम होने के कारण जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन है वो ज़्यादा होगा, जबकि उत्पादन की तुलना में खर्च कम होगा, और ऐसे में जो देश होगा वह आर्थिक रूप से तरक्की करेगा क्योंकि लाभ की स्थिति में रहेगा। तो जब किसी देश में युवाओं की संख्या बढ़ती है तो इसका लाभ यह होता है कि युवा वर्ग की जनसंख्या अधिक होने से, कार्यशील जनसंख्या अधिक होने से अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी से गति लाई जा सकती है, और इस गति का फ़ायदा उठा करके देश को विकास के पथ पर ले जाया जा सकता है। अब ज़रा हम इसके उल्टा का कल्पना करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये हमारी वृद्ध जनसंख्या है और यह हमारी युवा जनसंख्या है। तो देखिए क्या स्थिति होगी। अब युवा जनसंख्या हमारी कम है और वृद्ध जनसंख्या ज़्यादा है। वृद्ध जनसंख्या ज़्यादा है, निर्भर जनसंख्या ज़्यादा है और युवा जनसंख्या कम है। तो कमाने वाला व्यक्ति परिवार में एक होगा और खाने वाले होंगे 4। तो जब कमाने वाला एक होगा और खाने वाले 4 होंगे तो क्या होगा मित्रों? जो कमा करके लाएगा वो खपत हो जाएगा, तो बचत बिल्कुल नहीं हो पाएगी, और जब बचत नहीं हो पाएगी तो देश आर्थिक रूप से पिछड़ जाएगा। तो मित्रों, जब हम जनांकीय लाभांश की बात करते हैं तो निश्चित रूप से जनसंख्या संरचना में जो कार्यशील जनसंख्या है उसका अनुपात बढ़ रहा है, और इससे भारत को बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। तो हम चर्चा करते हैं कि इससे भारत को क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि लाभ क्यों होंगे? लाभ इसलिए होंगे क्योंकि ये जो डेमोग्राफिक परिवर्तन है इससे भारत में उत्पादक वर्ग ज़्यादा होगा, लेबर वर्ग ज़्यादा होगा और अर्थव्यवस्था में गति होगी। इस लेबर का उपयोग करके हम देश को तीव्र आर्थिक विकास पे ले जा सकते हैं, और इस तीव्र आर्थिक विकास से हम देश को एक विकसित राष्ट्र बना करके एक मजबूत आर्थिक रूप से राष्ट्र बना सकते हैं। और इसे जनांकीय लाभ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरा लाभ क्यों हुआ? ये पूरा लाभ मात्र जनसंख्या की संरचना की वजह से हुआ है। जैसे हम जापान को देखें, जापान में वृद्ध जनसंख्या ज़्यादा है। वृद्ध जनसंख्या ज़्यादा है, आज वहाँ के युवाओं के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या है, आर्थिक विकास की गति धीमी होती चली जा रही है। आज वहाँ पर आर्थिक विकास पिछड़ रहा है। जबकि भारत में क्या है, भारत में जो कार्यशील जनसंख्या है वो अधिक है, तो केवल हम उत्पादन में जो वृद्धि है वह केवल अपनी कार्यशील जनसंख्या के भरोसे कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सत्य है? क्या ये मित्रों पूरी तरह से सत्य है? यह पूरी तरह से सत्य तभी होगा जब हम वास्तव में उस जनसंख्या का लाभ उठा सकें मित्रों, क्योंकि जनांकिकी जो लाभांश है वह क्या है, वह केवल एक संभावना है। अब आप कहेंगे कि संभावना कैसे है? संभावना ऐसे है मित्रों कि हमने कल्पना तो कर ली कि हमारे देश में कार्यशील जनसंख्या बहुत है तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। किसी आदमी के 4 बच्चे हैं तो उसने सोच लिया कि 4 लड़के हैं, पैसे कमा के लाएंगे, खूब अमीर हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर वो चारों लड़के बेरोज़गार हों, अगर वो चारों लड़के बेरोज़गार होंगे तो फिर क्या होगा? वो 4 लड़के कमा के नहीं लाएंगे, बल्कि वो 4 लड़के और उनके परिवारों पर अधिक व्यय होगा। तो इसका मतलब जनांकीय लाभांश से किसी भी देश को लाभ कब होगा? जब वह अपनी तेज़ी से बढ़ती हुई श्रम शक्ति का लाभपूर्ण प्रयोग कर सकेगा। और लाभपूर्ण प्रयोग या किन बातों पर निर्भर करेगा? या निर्भर करेगा सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास पर। और ये कौन से प्रयास होंगे? सबसे पहला जो प्रयास है वह है रोजगार का सृजन। देखिए, रोजगार का सृजन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि युवा से हम कब लाभ उठा पाएंगे? जब युवाओं के पास रोजगार होगा। इसका मतलब भारत जैसे देशों को सबसे पहला प्रयास यह करना चाहिए कि उनकी जो कार्यशील जनसंख्या है उसे हम लेबर पावर में कन्वर्ट करें। और जब हम उसे लेबर पावर में कन्वर्ट कर देंगे तो इससे क्या होगा? देश के भीतर रोजगार सृजन की क्षमता बढ़ेगी और रोजगार बढ़ेगा। दूसरा, हम अपने लेबर को इतना ट्रेंड करें, इतना स्किलफुल करें कि जो अन्य देशों में लेबर की कमी है उसे भी
हम पूरा कर सकें, यानी कि ये भूमंडलीकरण का एक नया आयाम होगा जहाँ पर वस्तु और सेवा की बजाय मानव का व्यापार होगा। मानव के व्यापार का मतलब कि मानव के माध्यम से अब किसी भी देश में जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका दूसरे देश फ़ायदा उठाएंगे। मान लीजिए भारत के पास बहुत अच्छे ह्यूमन रिसोर्स हैं, जापान के पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो जापान भारत के ह्यूमन रिसोर्स को अपने वहाँ बुलाएगा और उसके देश में ये तरक्की में योगदान देंगे। तो लेकिन अगर वर्तमान स्थिति देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था अभी तक इस लाभ को आर्थिक अवसर में बदल पाने में असफल रही है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि भारत में कोई बहुत बड़ा चेंज आया हो, क्योंकि अभी भी हम उस तरह से रोज़गार देने में सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। तो भारत सरकार द्वारा इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। भारत सरकार द्वारा जो पहला प्रयास करना चाहिए वो तो करना चाहिए एग्रीकल्चर क्षेत्र में डेवलपमेंट का, क्योंकि हमारी आज भी सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर क्षेत्र में लगी हुई है। अगर हम एग्रीकल्चर क्षेत्र में अपनी जनसंख्या की ताकत को उपयोग में ले आएँ तो हम जनसंख्या की ताकत से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को अगर हम मजबूत करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को मजबूत करने से एक तो जो कुशल श्रम है, जो तकनीकी रूप से दक्ष हैं, इंजीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनको तो काम मिलेगा ही, साथ ही जो लेबर हैं उनको भी काम मिलेगा, जो टेक्नोलॉजिकल मशीन चलाने वाले हैं उनको भी काम मिलेगा, जो निर्माण मिस्त्री हैं उनको भी काम मिलेगा। तीसरा है स्वास्थ्य व शिक्षा में सुधार, ताकि हमारे जो लेबर हो गुणवत्तापूर्ण हो, ताकि उनको ज़्यादा पैसा मिले। एक कम पढ़े लिखे आदमी को कम पैसा मिलता है, एक ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी होता है उसे ज़्यादा पैसा मिलता है। अगली जो चीज़ है, निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाए। हमें WTO के माध्यम से ऐसी पॉलिसीज़ को लाना होगा ताकि वस्तु व सेवा के साथ साथ मानव की भी फ्री आवाजाही हो। जब तक मानव की फ्री आवाजाही नहीं होगी तब तक हम देश का विकास नहीं कर पाएंगे। तो भारत सरकार द्वारा इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? भारत सरकार द्वारा लगातार इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन चलाया गया है, मेक इन इंडिया मिशन चलाया गया है। कौशल विकास जो स्किल इंडिया मिशन है, इसके माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में स्किलफुल लोगों को तैयार किया जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना के चलते बहुत सारी बेरोजगारी हुई है, जिसके लिए सरकार द्वारा लगातार योजना चलाई जा रही है। गरीब कल्याण योजना भी हाल ही में चलाई गई है और इसके माध्यम से भी गरीबों को रोज़गार देने का प्रयास किया जा रहा है। गरीबों की स्किल्स को पहचान करके उनको स्किल के हिसाब से ट्रेंड किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मित्रों, ये जो जनांकी लाभ है ये एक बहुत बड़ी संभावना है, लेकिन ये संभावना तभी पूरी होगी जब भारत जैसे राष्ट्र इस संभावना का पूरी तरह से दोहन कर सकें, और यह दोहन तभी होगा जब हमारे युवा स्किल हो सकें। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो मैं आप सबसे ये आग्रह करूँगा कि हम इस जनांकी लाभांश का लाभ उठाएं। ये जो एक सुनहरा अवसर भारत सरकार के पास आया है, भारत के युवाओं के पास आया है, हम इसका लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक क्षमता में वृद्धि करके देश के आर्थिक विकास में योगदान करें। आज का ये टॉपिक यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। यह टॉपिक ज्योग्राफी सेकंड पेपर, इकोनॉमी सेकंड पेपर और जीएस के सेकंड और थर्ड पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।